हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सीटेट का सिलेबस डिस्कस किया था आपसे और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया था। तो आज मैं उन्हीं में से एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मैं डेवलपमेंट और ग्रोथ को के बारे में कुछ भी बताने से पहले उसके अर्थ के बारे में बताऊंगी कि उसका क्या मीनिंग है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या मीनिंग है। जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ मीन्स वृद्धि। वृद्धि का अर्थ फिजिकली आस्पेक्ट से लगाया जाता है एंड फिजिकली आस्पेक्ट में होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं, बच्चे की लंबाई में हाइट बढ़ रही है, उसकी हेल्थ बढ़ रही है, उसकी वेशभूषा में चेंजेस आ रहे हैं, आकार प्रकार में चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उससे लगाया जाता है। विकास की बात करें तो विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है। और गर्भावस्था से लेकर पौणावस्था तक होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं वो सबको विकास में काउंट किया जाता है, वो सभी विकास से रिलेटेड होते हैं। जो वृद्धि होती है केवल एक ही एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, फिजिकली एस्पेक्ट, लेकिन जो विकास होता है ओवरऑल एस्पेक्ट से, जितने भी चेंजेस बॉडीज में होते हैं, मतलब एक व्यक्ति के शरीर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और सोशल चेंजेस, लैंग्वेज जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सब कुछ विकास से, डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें वृद्धि और विकास को समझने के लिए इन दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। जो वृद्धि होती है वो परिणामात्मक परिवर्तनों पर आधारित है। जो भी चेंजेस, मतलब फिजिकली एस्पेक्ट या बॉडी में बोले जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को हम एक क्वांटिटेटिव चेंजेस के रूप में देख सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, जैसे बच्चे की एज बढ़ती आ रही है, वैसे वैसे ही बच्चे में की लंबाई में, उसके चौड़ाई में, आकार प्रकार में, वेशभूषा में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब हम वृद्धि को माप सकते हैं। जैसे कि बच्चे की 5 वर्ष की आयु है तो उसका आकार या उसका साइज या उसकी लंबाई, उसकी हेल्थ अलग ही होगी। 10 वर्ष का होगा, 10 साल का होगा तो उसकी हेल्थ, आयु और उसके जो फिजिकली जो पार्ट्स हैं उनमें चेंजेस आएंगे। तो जो हम वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं और मात्रात्मक होती है। लेकिन जो विकास होता है वो मात्रात्मक ना होके गुणात्मक होता है। उस वृद्धि में हम, जो विकास में हम क्वालिटीज़ को देखते हैं कि बच्चे के अंदर का, बच्चे का वृद्धि हो रही है। अगर बच्चा 10 साल का हो रहा तो 10 साल के अकॉर्डिंग उसमें उसके में 10 साल के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटीज़ में उसमें चेंजेस आए या नहीं आए, उसके गुणों, उसके अंदर उस गुणों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। 10 साल का बच्चा जिस तरीके का व्यवहार करता है उस तरीके का व्यवहार वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे संबंधित हो। जैसे कि बालक की जो विकास होता है वो बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, इन सब में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वो इससे संबंधित है। और विकास को देखना है तो विकास को देखने के लिए बच्चे की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जब जैसे जैसे बच्चे की कार्य क्षमता में और कार्य कुशलता में वृद्धि हो रही है तो इट मीन्स बच्चे का विकास हो रहा है। जो वृद्धि है वो विकास का एक छोटा सा रूप माना जाता है, क्योंकि वृद्धि को हम विकास के आधार पर ही देख सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, अगर बच्चे की लंबाई बढ़ रही है और वैसे वैसे उसमें गुणों का विकास हो रहा है तो हम वृद्धि को देख सकते हैं। जो वृद्धि का एक नैरो रूप में होता है, क्योंकि वो हमें केवल नैरो इसलिए है क्योंकि वो फिजिकली एस्पेक्ट से रिलेटेड है। और जो विकास होता है उसको हम बियॉन्ड लेवल पे देख सकते हैं। एक व्यापक शब्द है विकास का, क्योंकि कोई एक क्षेत्र से संबंधित होता है, वो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। वो जो विकास है वो बहुआयामी पक्षों से संबंधित होता है। बहुआयामी पक्ष मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, व्यावसायिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी पक्षों से संबंधित है। और जो क्या कहते हैं, एक नेक्स्ट है कि वृद्धि की प्रक्रिया, जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। सही बात है, जो वृद्धि होती है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस नहीं है। एक टाइम पीरियड पे आके वो रुक जाती है, या फिर कहें एक टाइम पीरियड पर आकर उसकी जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी हो जाती, स्थिर हो जाती है।
जन्म से लेकर मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद से जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता, मतलब तब तक वो केवल वृद्धि होती है, और जैसे ही परिपक्व हो जाता है, मेच्योरिटी लेवल यानी कि किशोर अवस्था तक पहुंच जाता है, तब से ही वृद्धि क्या होती है, थम जाती है, रुक जाती है, और वृद्धि एक तरह से समाप्त हो जाती है। लेकिन जो विकास है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। गर्भावस्था से उसका प्रारंभ हो जाता है, और गर्भावस्था से बाहर आने के बाद उसका जन्म से लेकर उस मृत्यु तक जितने भी चेंजेस आते हैं बच्चे में, और जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है वो सब विकास से संबंधित है। जो भी बच्चे में डेवलप हो रहा है वो विकास से संबंधित होता है, और विकास निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हम विकास को देख सकते हैं। जो परिवर्तन की बात करें, हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, वृद्धि में जो भी होने वाले चेंजेस है उसको हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं। वही बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, आकार प्रकार में चेंजेस आ रहा है, तो वो हमें दिख रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में जो इतने भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जितने भी चेंजेस हो रहे हैं डेवलपमेंट पे, उसको हम सामान्य रूप से नहीं देख सकते। इनडायरेक्टली ना देखकर हम इनडायरेक्टली वे की बात करें, हमें अगर विकास को देखना है किसी बच्चे में तो उसको कुरेदना होगा। कुरेदना मतलब कोई ऐसा वर्क देना होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम देनी होगी, देखेंगे बच्चे उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ रहे हैं, या फिर कोई काम दे दिया, बच्चे उस काम को कितनी क्षमता कितनी कार्य कुछ कुशलता के साथ कर पा रहे हैं, बच्चे की कार्य कुशलता क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, किस कंडीशन में बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम विकास को देख सकते हैं। तो विकास को हम डायरेक्ट ना देखें, इनडायरेक्टली, क्योंकि वो आंतरिक पार्ट इंटरनल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, और जो क्या कहते हैं वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब वो बाहरी पक्ष से संबंधित होता है, और जो विकास होता है वो आंतरिक पक्ष से संबंधित होता है। वृद्धि का जो तात्पर्य है, वृद्धि से तात्पर्य है मात्रात्मक और परिणामात्मक। परिणामात्मक मतलब एक मान के चलते हैं कि अगर बच्चा 10 साल का होगा तो उसकी इतनी लंबाई बढ़नी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, और इतना वेट होना चाहिए, हम ये मान कर चलते हैं। अगर तो उसको हम क्या इसके द्वारा हम मापेंगे, मतलब मेजर करेंगे, उसको मापेंगे हम वृद्धि को, तो हम वृद्धि को माप सकते हैं, उसकी एक जांच कर सकते हैं। लेकिन जो विकास है, विकास को मापना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आज एक बच्चा, मतलब आज अगर कोई बच्चा है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब होशियार है, और बहुत ज़्यादा होशियार इन द सेंस बोले कि अगर एक समय में बच्चा किसी काम को बच्चा एक टाइम, मतलब किसी काम को बच्चा अगर 1 घंटे में कर रहा है, और उसी काम को दूसरे दिन वो 1.5 घंटे में कर पाया, तो इट मीन्स हम ये नहीं कहेंगे कि उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। या फिर हम बात करें कि बच्चा अगर साइंस का एग्ज़ाम दिया, एक बार उसने एग्ज़ाम दिया, 20 में से अगर उसके 18 नंबर आए, और दूसरी बार उसने एग्ज़ाम दिया, उसके 20 में से मान के चलो 12 नंबर आए या 10 नंबर आए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वो अगर हम किसी बच्चे को कार चलाने आती है, अगर उसको दूसरे टाइम में और दूसरे नए डिज़ाइन की अगर कार दे दी जाए, उसको वो चलाने नहीं आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट को मापना कठिन है, क्योंकि डेवलपमेंट कभी कभी होता है कि किसी पक्ष का उसमें विकास हुआ है, किसी पक्ष का विकास हुआ है पर कम हुआ है, या फिर किसी समय बच्चे अपने मतलब मानसिक विकास उसका काफ़ी अच्छा है, मेंटली रूप से काफ़ी फिट है, वो इमोशनल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, तो उस मतलब काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। दूसरे टाइम में उसके हो सकता है बहुत परेशान है या बहुत टेंशन में, तो वो नहीं कर पाया। तो इसलिए हम विकास को हम नहीं माप सकते, विकास को मापना बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर हम पहले बता दिया कि विकास वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक पक्ष है, और विकास से तात्पर्य बहुआयामी पक्ष, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भाषागत विकास, इन सबसे तात्पर्य है विकास का। अगर हम बात करते हैं विकास की, तो जो विकास है, विकास की अगर हम बात करेंगे तो विकास में चेंजेस जो होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ नहीं। अगर बच्चे ने कुछ अचीव कर लिया है तो अचीव कर लिया तो उसमें और ज़्यादा अचीव करेगा, ये नहीं कि अगर बच्चा आगे चला गया तो दोबारा वो पीछे की ओर जाता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो जो चेंजेस होते हैं इसमें वो आगे की तरफ होते हैं। जो विकास होता है वो कार्य पर आधारित होता है, कार्य पर को देखकर ये अनुमान, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता को देख के अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे का विकास हो रहा है। समझ पर, सूझबूझ पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं
विकास की कुछ अवस्था। शिक्षा की दृष्टि से विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौणावस्था और वृद्धावस्था। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ करता है और इसी के आधार पर ही बच्चे के आगे की स्टेज चलती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहली जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। किशोर अवस्था होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। अब बात करते हैं शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में। जो शैशवावस्था होती है, जो शैशवावस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बड़ी ही तीव्र गति से, शारीरिक विकास तो तीव्र गति से होता है, लेकिन जो मानसिक विकास होता है वो धीमी गति से होता है। इस अवस्था को निर्भरता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि हर काम के लिए, प्रत्येक काम के लिए बच्चा अपने माता पिता, घर परिवार पर निर्भर होता है। अगर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन में इनरोल हो रहा है तो भी वो अपने शिक्षक पर निर्भर होता है। वो खुद से ना पढ़ता है, ना कुछ एक्टिविटी करता है, उसको एक पढ़ाई के लिए इंगेज किया जाता है। तो ये स्वनिर्भरता की अवस्था ना होकर पर निर्भरता की अवस्था होती है। इसको सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, मॉरल्स वैल्यू डेवलप कराई जा सकती हैं। बच्चों को जैसी चीज़ें सिखाओ वो उसकी नकल करके सीखता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं, इस अवस्था में नकल द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसके द्वारा इस अवस्था में बच्चे इस अवस्था में बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण के माध्यम से सीखता है, मतलब हम उसके सामने जैसा व्यवहार करेंगे एज इट इज उसकी ही नकल करेगा। जो चीज़ हम उसे सिखाएंगे उसी चीज़ को सीखेगा। अगर हम बच्चे को पढ़ाना भी सिखाते हैं तो अनुकरण विधि का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम आ ई बोलेंगे तो एज इट इज हमारे संग वही रिपीट करता है। कविता सुनानी है, गा गा के हम गाएंगे तो हमारे संग वो गा गा के गाता है। तो इस प्रकार से अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। पारिवारिक वातावरण, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चे पे इफेक्ट परिवार का पड़ता है। पारिवारिक वातावरण में अगर परिवार का माहौल अच्छा है, परिवार में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, कलेश नहीं हो रहे हैं, और हेल्दी इन्वायरमेंट है, बच्चे का अच्छे तरीके से ध्यान रखा है, न्यूट्रिशन उसे अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक बौद्धिक सारे विकास काफ़ी अच्छे तरीके से होंगे। बच्चे का विकास एक सकारात्मक तरीके से होगा। संवेदी अंगों से सीखने की अवस्था, ये अवस्था होती है सेंस ऑर्गन्स द्वारा सीखने की अवस्था। किसी को छू के, टच करके बच्चा सीखता है। जैसे कि अगर मान के चलो कोई भी गर्म चीज़ है, अगर बच्चे को मना कर रहे हैं तो बच्चा नहीं मानता, नहीं सीखता कि ये गर्म है, मुझे नहीं सीखना। बच्चा जाएगा उसके पास, उसको टच करेगा तो वो चीज़ उसको गर्म लगेगी तो सीखेगा कि हाँ मुझे टच नहीं करना है। या फिर फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत भाग रहा होगा, भागते भागते अचानक गिर गया बहुत तेज से, तो अगर हम भाग रहा है, हम उसको मना करेंगे कि तुम्हें नहीं भागना, तुम गिर जाओगे, तो बच्चा नहीं सुनता है। लेकिन अगर वो खुद से एक बार गिरता है तो उसको पता चलता है कि हाँ मुझे ज़्यादा तेज नहीं भागना चाहिए, मैं गिर जाऊंगा। तो वही होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि अपने टच करके, छू कर, देख कर, सुनकर, महसूस करके, इन सब के आधार पर बच्चा सीखता है। इसको अचेतन मन की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर एक पशु प्रवृत्ति होती है। क्या सही है क्या गलत है, अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं होती है। बच्चे अपने मर्जी के अकॉर्डिंग सारे कार्य करते हैं, उसे नहीं पता कि ये व्यवहार करना है या व्यवहार नहीं करना है। इस प्रकार से अचेतन मन की अवस्था, मतलब उसके अपने दिमाग पर कोई संतुलन नहीं होता है, सूझबूझ नहीं होती, सूझबूझ का वो प्रयोग ही नहीं करते। अब बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो अर्ध चेतन मन की अवस्था, यानी कि सम कॉन्सिनेंस की स्टेज होती है। ये जो ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा ना तो बच्चे के अंदर चेतन मन होता है, ना अचेतन मन होता है, उसके बीच का मन होता है। कभी वो अचेतन मन की तरह व्यवहार करता है, उसका जो मन होता है अचेतन होता है। अचेतन मन होते हुए बच्चे के अंदर वो चेतन मन की ओर भागता है। जैसे कि कभी कभी बच्चा ऐसा व्यवहार करता है कि उसे पता ही नहीं होता कि व्यवहार क्यों कर रहा है। अवांछित से किसी को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ, उसे बाद में फील होता है कि मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर वो जाकर उसे सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने तुझे थप्पड़ मारा। तो क्या हो रहा है, थप्पड़ मार रहा है, फिर उसके मार रहा है, ये अचेतन मन हो गया कि उसके अचानक एकदम से उसको अपना खिलौना मांग रहा है, उसको खिलौना नहीं मिला,
गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे सोचता है, उसके अपने माइंड में रियलाइज करता है कि नहीं, मुझे इसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, जाके फिर सॉरी बोलेगा, फिर अपना खुलाना तुरंत उसको दे देगा। तो क्या हो रहा है, अचेतन मन से चेतन मन की ओर आ रहा है। तो ये इसकी स्टेज होती है। शैशवावस्था में तो जो बताया था मैंने कि विकास की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, लेकिन जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में विकास की प्रक्रिया काफ़ी मतलब तेजी से होती है। शारीरिक विकास जो गति होती है वो धीमी होती है, लेकिन जो मानसिक विकास की जो गति होती है वो तीव्र होती है। बाल्यावस्था में जो बालक के अंदर जो तर्क शक्ति होती है और चिंतन शक्ति होती है उसका काफ़ी तीव्र गति से विकास होता है। सबसे ज़्यादा बच्चा इसी स्टेज में तर्क शक्ति और चिंतन का प्रयोग करता है, मतलब चिंतन करने की क्षमता बच्चे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तर्क वितर्क करता है, आर्गुमेंट करता है, क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस करता रहता है। क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर होती है। सामाजिक वातावरण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे, ये अवस्था ऐसी होती है जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, यानी कि स्कूली शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। सबसे ज़्यादा समय घर परिवार में कम समय व्यतीत करता है, सबसे ज़्यादा समय जो व्यतीत करता है वो समाज में करता है, विद्यालय में, कक्षा विद्यालय में करता है। विद्यालय का वातावरण उस पर को प्रभावित करता है, कक्षा का वातावरण प्रभावित करता है, अध्यापकों का व्यवहार प्रभावित करता है, उसका समूह, जिस समूह में रहता है उसका व्यवहार उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर इसमें अच्छा इन्वायरमेंट है उसके विद्यालय का या उसके समाज का, तो उसका इफेक्ट उस पर सकारात्मक तरीके से पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समूह में रहने की। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चा जो है समूह में रहता है, अपने फ्रेंड सर्कल्स में रहता है। समूह में रहने की प्रवृत्ति उसमें सबसे ज़्यादा, और उसी के गुण उसके अंदर विकसित होते हैं। जो बाल्यावस्था होता है वो जीवन का बहुत ही ज़्यादा अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा काल इसलिए कहा जाता है कि ये अवस्था ही किशोर अवस्था की आधारशिला मानी जाती है। अगर इस स्टेज पे बच्चे को अच्छी सकारात्मक सोच से भरपूर होगा, अच्छी बातें सिखाई जाएगी, नैतिक अनैतिक व्यवहारों का, अनैतिक और नैतिक के बारे में बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उसकी परवरिश अच्छे तरीके से की जाएगी, उसको अच्छा इन्वायरमेंट, समाज का अच्छा वातावरण उसको मिलेगा, परिवार का अच्छा वातावरण मिलेगा, तो उसके अंदर अच्छी सोच, सकारात्मक सोच और अच्छे गुणों का उसके अंदर विकास होगा, जिसके आधार पर वो किशोर अवस्था में अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकेगा और भटकेगा नहीं। क्योंकि अगर उसे परिवार में अच्छा टाइम नहीं मिलता है, उसको लगता है कि पेरेंट्स मुझे मतलब प्यार नहीं करते और उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वो किशोर अवस्था में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। चोरी करता है, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, झूठ बोलता है, पेरेंट्स लव नहीं करते तो घर से भाग जाना पसंद करता है। तो इस अवस्था में बच्चे को पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस अवस्था में बच्चा मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, फ्रेंड बनाना उसे बहुत पसंद है, हर किसी को अपना फ्रेंड बनाता है, तो हर मित्रतापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से वो व्यवहार करता है। पेरेंट्स को भी अपना फ्रेंड समझता है, टीचर को भी अपना दोस्त समझता है, तो इस तरीके से मित्रतापूर्ण व्यवहार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। स्कूली शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में बताई चुकी है, इसके साथ इसको कुछ अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगती है। इस अवस्था में मूर्त चिंतन की बच्चा प्रारंभ कर देता है, मूर्त रूप से जो उसे चीज़ें दिखाई दे रही उसी के बारे में वो चिंतन करता है। और जो ये अवस्था होती है अमूर्त चिंतन की प्रारंभिक, मतलब अमूर्त चिंतन इसमें लास्ट स्टेज पे आकर 5 से 6 साल के बीच में बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। इसे निर्माण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर, इसी अवस्था में बच्चे अपने भावी जीवन की, इसी अवस्था से बच्चे की भावी जीवन की सफलता और असफलता निर्भर करती है। क्योंकि बच्चे का, अगर वही मैंने बताया, किशोर अवस्था की इसी अवस्था के आधार पर किशोर अवस्था की नींव रखी जाती है। अब हम बात करेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की बात करते हैं तो जो किशोर अवस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोर अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी काफ़ी तीव्र गति से होता है। लेकिन बाल्यावस्था में मानसिक विकास शैशवावस्था की तुलना में तीव्र गति से हो रहा था, और शारीरिक विकास इतनी तीव्र गति से नहीं होता जितना शैशवावस्था में होता है। इसमें किशोर अवस्था में शारीरिक विकास ही बड़ी तीव्र गति से विकसित होता है। लड़के एकदम से लंबे हो जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, दाढ़ी मूछें निकलने लगती है लड़कों की, और जो फिजिक, जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अचानक डेवलप होने लगते हैं। और लड़की की तुलना में लड़कियों की जो मांसपेशियाँ और लंबाई, भार में अचानक तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था तक आते बच्चा पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, मैच्योर मतलब परिपक्व हो जाता है, सही गलत की पहचान होने लगती है, क्या नैतिक अनैतिक है। अगर अनैतिकपूर्ण व्यवहार करता है तो उसे शर्म, आत्मग्लानि महसूस होती है, आत्मसम्मान की अवस्था होती है, आत्म
आत्मसम्मान की और आत्म स्वीकृति की अवस्था होती है। चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है, गलत होता है तो वो एक्सेप्ट करने लगता है चीज़ों को। ये एक तरह से चेतन मन की अवस्था होती है, उसको अपने दिमाग पे कंट्रोल होता है। चेतन मन वही सही और गलत के बारे में अगर वो निर्णय ले पा रहा है तो उसका दिमाग जो मन है वो चेतन है, चेतन है। तो ये चेतन मन की अवस्था होती है। इसे हॉल ने कहा था, ये जो किशोर अवस्था संघर्ष, तूफान एवं विद्रोह की अवस्था होती है। सबसे ज़्यादा बच्चा संघर्ष में होता है क्योंकि उसे अपने जॉब व्यवसाय की टेंशन, 6 से 12 से 18 साल के बीच की अवस्था होती है। तो 18 साल की एज के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो उसे बड़े होकर क्या बनना है, क्या बनना चाहिए और उसे क्या करना है और उसके भविष्य में वो कुछ एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मतलब फ्यूचर प्लानिंग करने लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ को लेकर संघर्ष, तनाव से घिरा हुआ रहता है। द्वंद्वात्मक अवस्था होती है एक तरह से। विद्रोह की मतलब तुरंत अगर उसकी कोई भी जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसके और उसकी मतलब वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो विद्रोह करने लगता है। अपराध की प्रवृत्ति, वही मैंने बताया था, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती किशोरावस्था में, तो अपराध, चोरी करने लगता है, झूठ बोलने लगता है, गलत रास्ते पर चला जाता है। यौन संबंध की भावना उसमें विकसित हो आती है और गलत संगति पकड़ लेता है। तो एक प्रकार की संवेगों की उथल पुथल की अवस्था होती है किशोर अवस्था। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, किशोर किशोरी के प्रति प्रेम की भावना विकसित होने लगती है इस अवस्था तक आते आते। इस अवस्था में इस अवस्था को टीन एज भी कहते हैं क्योंकि ये 13 से 18 साल तक के बीच की अवस्था होती है। इसे जीवन का सुनहरा काल भी, मतलब इसमें बच्चे सपने सजाने लगते हैं, तरह तरह के सपने देखने लगते हैं, तो इसे सुनहरे काल की अवस्था भी कहा जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो जो पहला कारक होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उसको वंशानुक्रम होते हैं। जैसे कि अगर माता पिता में कोई क्वालिटी है तो बच्चे में भी वो क्वालिटी विकसित होती है। अगर माता पिता बुद्धि लब्धि काफ़ी प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि के हैं, तो अगर बच्चा भी बुद्धि लब्धि का हो रहा है तो वही जो जीन्स ट्रांसफर हुआ है वो उसके पेरेंट्स से मिले। तो ये जो अनुवांशिक है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जीन्स को ट्रांसफ़र करता है। तो कभी कभी होता है बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता भी है, कभी कभी नहीं पड़ता। और लेकिन बच्चे के विकास को वंशानुक्रम, वातावरण दोनों ही, कुछ एस्पेक्ट्स में वंशानुक्रम प्रभावित करता है बच्चे के विकास को, कुछ एस्पेक्ट में एनवायरनमेंट है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर मान लो बच्चे की बुद्धि, माता पिता की बुद्धि लब्धि तीव्र है, अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि तीव्र नहीं है तो उसके कम से कम शारीरिक ढांचा वंशानुक्रम में बच्चे को मिलेगा, मतलब माता पिता से मिलेगा। अगर शारीरिक ढांचा नहीं तो रंग रूप, मतलब कुछ ना कुछ जीन्स जो होते हैं वो माता पिता के बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो इसका इफेक्ट बालक के विकास पर पड़ता है। बुद्धि लब्धि की बात करें, सूझबूझ की बात करें, समझ की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, संज्ञानात्मक विकास की बात करें, इन सब में से कोई ना कोई या फिजिकली एस्पेक्ट्स की बात करें, कोई ना कोई एस्पेक्ट से रिलेटेड बच्चे को इफेक्ट करता है जो माता पिता से उस बच्चे को मिलता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो वही मैंने बताया था, जैसे कुछ बच्चे के जो विकास को जिस प्रकार से वंशानुक्रम प्रभावित करता है एज इट उसी प्रकार से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है। कुछ एस्पेक्ट में बच्चे इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है तो कुछ एस्पेक्ट में वंशानुक्रम से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करें लिंग भी बच्चे के विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर। लड़कों की जो काफ़ी मतलब लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के में मतलब वेट ज़्यादा होता है, उनकी लंबाई ज़्यादा मानी जाती है, मांसपेशियां लड़कों में ज़्यादा विकसित होती हैं। लेकिन किशोर अवस्था लड़के की जो मतलब लंबाई होती है वो किशोर अवस्था के बाद भी बढ़ती है, लेकिन लड़कियों की लंबाई की बात करें, शारीरिक भार की बात करें, मांसपेशियों की बात करें, ग्रंथियों की बात करें, वो किशोर अवस्था तक ही पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। तो इस प्रकार के कुछ लिंग के आधार पर भी बच्चे का विकास होता है। हम बात करें एक्सरसाइज और हेल्थ भी ऐसा एक फैक्टर है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बच्चा जितना एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, उतना ही उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसको कोई बीमारी है, बहुत जल्दी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, एक्सरसाइज नहीं करता तो वो सुस्त रहता है, आलसी बनता रहता है, जिसके कारण उसका विकास एक निश्चित समय पर आकर रुक जाता है। तो वो मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ों को गेन नहीं कर पाता। तभी कहते हैं ना, अगर बच्चे की मान लो तब अगर हम किसी बच्चे की आयु 10 साल की है और वो 7 साल
या फिर 6 साल के अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहा है, एक जगह सोया हुआ है, मतलब बैठा हुआ है, उस समय तो बच्चे बहुत चहल पहल होती है बच्चों में, ज़्यादातर फुर्तीले होते हैं, इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो हम उसके कहेंगे कि उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसका विकास नहीं हो पाया या इस बच्चे का विकास रुक गया है। तो इस तरीके से जितना हम एक्सरसाइज करते हैं उतने स्वस्थ रहते हैं, उतने फुर्तीले रहते हैं, किसी प्रकार का आलस नहीं आता है और इसके अकॉर्डिंग ही हेल्थ बच्चे की अच्छी होती है। फिर उसके बात करें हार्मोन्स की बात करें तो मांसपेशियाँ, अगर बच्चे में पूर्ण रूप से मांसपेशियाँ विकसित हो जाती हैं, ग्रंथियाँ विकसित होने लगती हैं तो बच्चे का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो जैसे जैसे हार्मोन्स डेवलप होते थे, मांसपेशियाँ दृढ़ होती हैं, अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है तो बच्चे अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। बच्चे के अंदर अगर हार्मोन्स पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए हैं, मांसपेशियाँ अच्छे से सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है, कार्य नहीं कर पा रही, ब्लड सर्कुलेशन बच्चे का अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती हैं, या फिर फिजिकली डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेंगी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेंगी या बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेंगी। पोषण की बात करें, पोषण एक डेवलपमेंट को इफेक्ट करने का बहुत अच्छा, मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बच्चे को अच्छा पोषण, संतुलित आहार नहीं दिया जा रहा है, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब की मात्रा उपयुक्त रूप से नहीं दी जा रही है तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, फिर उनके अंदर विकास नहीं हो पाता, विकास नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बच्चे को ऊर्जा प्रदान करता है, जो वसा होता है वो बच्चे के अंदर एक तरह से जो टूट फूट, हड्डियों की टूट फूट की मरम्मत करने में सहायता करता है, विटामिन है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस तरीके से कुछ संतुलित आहार होते हैं जो किसी न किसी रूप में बच्चे का निर्माण करते हैं, बच्चे के विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। बच्चे जितना अच्छा पोषण लेंगे, जितना अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं उतना अच्छे तरीके से उनमें सारे एस्पेक्ट डेवलप होते हैं। परिवार एक प्रभाव, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार का एकांकी होना, परिवार का टूटना और परिवार का अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट ना होना नहीं होता तो बच्चे पे नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चे का घर परिवार का इन्वायरमेंट अच्छा है, माँ का स्वस्थ होना, माँ अगर बच्चे का अच्छे तरीके से देख रेख कर रही है, उसको अच्छे से पालन पोषण कर रही है और उस सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है घर परिवार में तो बच्चे के अंदर अच्छा तरीके से सकारात्मक तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट होता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अगर घर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है, आस पड़ोस में का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, गाली दिए जा रहे हैं, समाज के जो जितने आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं अगर गाली दे रहे हैं तो बच्चे के अंदर वही चीज़ डेवलप हो जाती है। अगर एजुकेटेड इन्वायरमेंट है, मतलब सोसाइटी जो है जो एजुकेटेड है तो बच्चे मतलब बच्चे के अंदर भी एजुकेटेड वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, अच्छी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। आर्थिक स्थिति बच्चे की अगर सही होती है तो बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। तो वही है, तो आर्थिक स्थिति और सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही बच्चों को इफेक्ट करती है। सीखना और निपुण होना, मतलब लर्निंग भी बहुत ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट करती है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चे की जो सबसे प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार मानी जाती है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख पा रहा है और उसको सीखने के बाद अगर उसमें निपुणता हासिल कर लेता है तो हम उसमें ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर इस चीज़ का विकास हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, सिखा रहे हैं चलना, किस तरीके से चलते हैं, उसको धीरे धीरे हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, फिर पहले हम उसका हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर एकदम से हाथ छोड़ देते हैं तो बच्चा अपने आप चलने लगता है। पहले लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो पहले हाथ पकड़ के पेंसिल चलाना सिखाएंगे उसे कि इस तरीके से लिखाते हैं, अक्षरों को बनाएंगे, फिर बच्चा हम उसको सिखाते सिखाते फिर एक तरह से उसमें निपुणता हासिल कर लेता है कि बच्चा उसको खुद अपने आप से सीखने लगता है। तो क्या हो रहा है, इस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। रोग और चोट की बात करें, अगर बच्चे में कोई बीमारी है, कुपोषण का शिकार है, मान लो उसकी मांसपेशियां विकसित नहीं हो पाई हैं, उसकी जो हड्डियां हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो मतलब बहुत ज़्यादा वीक है तो उसमें कोई किसी मतलब डेवलपमेंट में ये बाधक के रूप में
ये फैक्टर है डेवलपमेंट, ये जो फैक्टर है वो डेवलपमेंट में बाधक के रूप में यूज़ हो सकता है। या फिर कोई बीमारी हो जा रही है, अचानक से बच्चा चल रहा है और उसके चोट लग गई, कहीं घुटना हड्डी टूट गई, या फिर मानो रीढ़ की हड्डी टूट गई, या फिर उसको कुछ और हो गया, तो इसमें क्या होगा, चोट लगने से एक्सीडेंट हो गया, सिर पे चोट आई, जैसे मांसपेशियाँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही हैं, तो बच्चे मन बुद्धि लब्धि के हो जाते हैं, या फिर बच्चे में सोचने समझने की क्षमता कम विकसित हो पाती है। कोई बीमारी है तो बीमारी में बच्चा कम मतलब छोटी एज पे ही उसको कोई बीमारी हो गई है, जिसके कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, किसी चीज़ को सीखने में ध्यान नहीं दे पा रहा, उसको प्रेशराइज भी नहीं किया जा सकता कि हाँ तुम इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे सीखो। तो ये कुछ ऐसी जो ये फैक्टर है, मतलब या बीमारी और या फिर चोट की बात करें, एक्सीडेंट की बात करें, ये ऐसा फैक्टर है जो बच्चे की डेवलपमेंट में बाधा के रूप में सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं विकास के सिद्धांत की। विकास के सिद्धांत की बात करें तो सबसे जो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता के सिद्धांत के बारे में आप जानते हो, कंटिन्यू मतलब जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस है। कैसे, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। या फिर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो विकास की प्रक्रिया मतलब नियंत्रण रूप से सबसे ज़्यादा विकास की प्रक्रिया चलती है, सतत प्रक्रिया के रूप में हम विकास को मान सकते हैं। और ये जब विकास की प्रक्रिया गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाती है, गर्भावस्था से लेकर पौणावस्था तक होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं वो विकास के कारण ही होते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो लाइफ लॉन्ग तक सतत या निरंतर रूप से चलती रहती है। एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होने के साथ साथ उसमें एक रूपता भी पाई जाती है। एक रूपता ऐसे, अगर बच्चा कहीं का भी हो, अमेरिका का, पाकिस्तान का, किसी भी देश का या किसी भी शहर का बच्चा हो, तो ये डिफरेंस हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बावजूद भी जो बच्चे में एक रूपता का मतलब उसका जो विकास है सिर से लेकर पैर की ओर होता है। रीढ़ की हड्डी से लेकर पहले हृदय का विकास, फिर रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी से लेकर बाहर की ओर विकास ये होता है। फिर स्वरूप का स्वरूप मतलब पूरे स्ट्रक्चरल मतलब ढांचा, स्वरूप विकसित होने के बाद क्रिया का विकास, कि उसके पूरा स्वरूप विकसित हो गया, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चे का विकास होता रहता है। तो एक रूपता की हम बात करें तो एक रूपता में यही लगाया जाता है बच्चे का मतलब ये भी एक रूपता में ले सकते हैं कि पहले बच्चा चलना सीखता है फिर दौड़ना सीखता है। इस तरीके से एक रूपता का सिद्धांत। अगर सिंपल हम बात करें तो एक रूपता का सिद्धांत में यह है कि बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी देश का, अलग माता पिता के बच्चे हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास सिर से लेकर पैर तक होगा। रीढ़ की हड्डी के मतलब पहले हृदय का विकास, फिर रीढ़ की हड्डी का विकास, और रीढ़ की हड्डी की ओर से बाहर तक का विकास बाहर होता है। मतलब जो विकास होता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी हम बोल सकते हैं एक तरह से। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एकीकरण का मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत में ये होता है कि पहले बच्चे में मूर्त चीज़ें विकसित होती हैं, फिर अमूर्त चीज़ें। मूर्त चीज़ें क्या होती हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जैसे कि उस हाइट बढ़ रही है, वही हो गया डेवलपमेंट एंड वृद्धि और विकास। जैसे कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वो दिखेगी हमें, हाइट बढ़ रही है, कितनी हाइट बढ़ी, कितनी मतलब हाइट बढ़ी, बच्चे में कितना वजन बढ़ा, कितना मोटा है, कितना पतला है, और बच्चे का आकार प्रकार वेशभूषा इस तरीके से। और अगर अमूर्त की बात करें, विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास कितना हो पाया है बच्चे के अंदर, उसमें बच्चे के अंदर मानसिक विकास कितना हो पाया है, इमोशंस कैसे डेवलप्ड हो पाए हैं, कैसे डेवलप नहीं हो पाए हैं, सामाजिक अनुभूति बच्चे के अंदर विकसित हो पाई है नहीं पाई, कार्य करने की क्षमता कितनी है, इस तरीके से। तो ये हो गया मूर्त तथा अमूर्तता। मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत। पहले मतलब फिजिकली डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिकली डेवलपमेंट होता है तो उसकी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके अंदर अमूर्त रूप से भी विकास होता रहता है। सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट के विकास के सिद्धांत की बात करें तो पहले बच्चे के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि पहले सामान्य की बात करें तो पहले क्या होता है, बच्चा चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है,
फिर उसके बाद अदर एक्टिविटी करना सीखता है। तो इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया चलती है। सामान्य की बात करें तो पहले क्या है, पहले जैसे कि बच्चा अपने हाथों को हिलाता है, हाथों को हिलाने के बाद फिर उंगलियों को हिलाता है। इस तरीके से सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। और अगर अदर एरियाज में देखें हम, तो पहले बच्चा क्या करता है, मतलब इजी सरल चीज़ों को सीखता है, सरल चीज़ों के बाद फिर डिफ़िकल्ट चीज़ों को सीखता है। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, जन्म के पश्चात पहले घुटने के बल चलना उसको सिखाएंगे। ये नहीं कि पहले मतलब बच्चे का जन्म हुआ डायरेक्ट उसको दौड़ना सिखा दिया फिर घुटनों के बल, तो इस तरीके से नहीं होता। पहले हम उसको घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, खड़े होने का फिर चलना सीखता है, चलने के बाद फिर दौड़ना सीखता है। तो इस तरह से सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अब हम बात करें विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी की ऐसी बच्चे की क्या रुचि है, बच्चे की क्या नीड है, बच्चे के अंदर मतलब बच्चे के का फील्ड किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में नहीं इंटरेस्ट है, बच्चे के अंदर कितनी अभिवृद्धि हुई है, किस चीज़ मतलब कितनी अभिरुचि हुई है, इसके अकॉर्डिंग भविष्यवाणी करते हैं। अगर बच्चा मान लो डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की क्वालिटीज़ कुछ ना कुछ डेवलप बचपन से ही डॉक्टर की किट लेकर आएगा, खेलेगा और उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट दिखाएगा कि हाँ वो डॉक्टर बनना चाहता है, हम भविष्यवाणी करेंगे बच्चा डॉक्टर बन सकता है। किसी बच्चे को टीचर बनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है तो बचपन से वो पढ़ाने लगता है, उसकी एक्सप्लेनेशन पावर उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है और वो किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कम्युनिकेशन उसका इफेक्टिव होता है। तो हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये एक टीचर बनने के लायक है या फिर टीचर बन सकता है। तो बच्चे की अभिरुचि, क्षमता, योग्यता और उसकी वो उसके अंदर क्या क्या कार्य क्षमता है, कुशलता है, इसके आधार पे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, फ्यूचर के डेवलपमेंट की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा जैसे कि उस एक रूपता के सिद्धांत से रिलेटेड है कि विकास की दिशा किसमें, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास की दिशा होती है सिर से लेकर पैर की ओर। कोई भी जाति का हो बालक, मतलब कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समुदाय का हो, तो उसका विकास यही होगा सिर से लेकर पैर तक। वैसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का जो बच्चा उस पैर से लेकर सिर तक होगा, ये तो हंसी की बात हो गई एक तरह से। अब उसका मानव जाति के जो भी जितने भी विकास होते हैं वो सिर से लेकर पैर तक होते हैं। दूसरे नंबर बात करें, हृदय का विकास होता है, फिर रीढ़ की हड्डी का विकास, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर विकास होता है। स्वरूप के बाद क्रिया का विकास, पहले स्वरूप किसी चीज़ का विकसित हो जाता है तब उसके अकॉर्डिंग ही वो क्रियाएं करता है, एक्टिविटी करता है। जैसे कि आप भी एक मतलब कोई भी कार्य करने से पहले एक स्वरूप बनाते हो कि मुझे काम करना है, उसके बाद उस कार्य को करते हो। तो इसी तरह से स्वरूप के बाद क्रिया का विकास। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जुड़वा माता पिता के बच्चे में भी इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, एक माता पिता के बच्चों में भी डिफरेंस पाए जाते हैं। जुड़वा माता पिता का सबसे बड़ा एग्जांपल दे दें, जुड़वा माता पिता के बच्चे हैं फिर भी उनकी रुचि अभी क्षमता में, वेशभूषा में, रहन सहन में, खान पान में, सब में डिफरेंस। एक अगर इसको मान लो येलो कलर पसंद है तो उसको ग्रीन कलर पसंद होगा, इसको ब्लैक है तो उसको वाइट होगा, या दोनों को सेम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेम नहीं हो सकता, सेम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर किसी ना किसी एरिया में तो डिफरेंसेस होंगे। तो इसके आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। जुड़वा माता पिता के बच्चे में भाई बहनों में अंतर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण और वंशानुकरण के परिणाम का सिद्धांत। वातावरण और वंशानुकरण सबसे ज़्यादा बालक को इफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुकरण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को से हमें प्राप्त होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या पूर्व पीढ़ी से नई पीढ़ी को जो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, वंशानुक्रम, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक दर दर चलती रहती है। वंशानुक्रम जैसे कुछ बच्चे के जो डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट वंशानुक्रम से इफेक्ट होते हैं तो कुछ एस्पेक्ट इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं। दोनों का हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे के विकास को केवल वंशानुक्रम प्रभावित करता है, या हम ये नहीं कह सकते बच्चे के विकास को केवल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट वंशानुक्रम इफेक्ट किया, लेकिन ये इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि जो वंशानुक्रम उसे मिली है। मतलब जैसे कि माता पिता मतलब अगर माँ टीचर है या पिता टीचर है तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी टीचर बने। स्टार्टिंग से क्वालिटी इसमें हो सकती है टीचर बनने की,
माता पिता को देखकर। उसके बाद वो ऐसे इन्वायरमेंट में गया कि जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो वो डॉक्टर बन जाएगा इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी सोच वोच विकसित हुई। तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे कि मान लो जो उसके पेरेंट्स हैं उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको चोरों वाला इन्वायरमेंट मिला है, तो कहाँ से वो डॉक्टर बन जाएगा, वो तो चोरी बनेगा। तो इस तरह से ये होता है कि बच्चे के कुछ एस्पेक्ट को वंशानुक्रम इफेक्ट करता है, तो कुछ एस्पेक्ट को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, दोनों का ही सेम इफेक्ट करता है। ये बुद्ध व्रत का कहना है कि ये जो बुद्ध व्रत है उन्हीं का कहना है कि बच्चे के विकास को इन्वायरमेंट और वातावरण दोनों ही इफेक्ट करता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उससे प्रभावित भी होते हैं। वातावरण के आसपास का वातावरण, जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला तो बच्चे में पॉजिटिव वैल्यूज़ डेवलप होंगी, नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला तो नेगेटिव वैल्यू डेवलप होंगी। कभी कभी ऐसा होता है, अधिकतर होता है, बहुतों के पेरेंट्स हैं पढ़े लिखे नहीं होते, अशिक्षित होते हैं, तो क्या बच्चा शिक्षित नहीं होता? माँ हाउसवाइफ होती हैं, तो क्या लड़कियां भी हाउसवाइफ होती हैं? लड़कियां जॉब करती हैं। एनवायरनमेंट इस टाइम का फ्यूचर टाइम जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे में उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है उनको, उसके अकॉर्डिंग उनमें डेवलपमेंट हो रहा है और जिसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत से सेंस ये है कि मेच्योरिटी, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती आती है वैसे वैसे बच्चे मेच्योर होते आते हैं, और जैसे जैसे बच्चे की मेच्योरिटी लेवल बढ़ती आती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस आते आते हैं। मतलब बच्चे के जैसे कि शैशवावस्था उसमें तो मेच्योरिटी होती नहीं है पर लर्निंग होती है, लर्निंग संवेदी अंगों द्वारा उसको सिखाया जाता है। फिर बाल्यावस्था में जाता है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मेच्योरिटी होती है लेकिन इतना मेच्योर नहीं होता, किसे सही गलत अच्छे बुरे की पहचान हमें लगता था, सब कॉन्शियसनेस की अवस्था, अर्धचेतन अवस्था हो जाती है। फिर उसके बाद वो किशोर अवस्था में जाता है तो पूरी तरीके से मेच्योरिटी डेवलप हो जाती है। अगर वो अनैतिक अवांछनीय व्यवहार करता है तो शर्म आत्मगिलानी होती है, आत्मसम्मान की भावना से सबसे ज़्यादा, और झूठ बोल दिया उसका झूठ पकड़ा गया तो वो उस पर्सन के सामने हरगिज नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए बड़ी मुश्किल से उसको फेस करेगा, सोचता हो ये मैंने क्या कर दिया, मतलब छोटे से छोटे काम में मतलब अगर उसको पता चल जाए गिल्ट फील होता है, तो यही होती है। तो जैसे जैसे वो मेच्योर होता जाता है वैसे उसके लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस आते जाते हैं। संपूर्ण विकास का सिद्धांत, जो डेवलपमेंट होता है उसका यही सिद्धांत है, ओवरऑल बहुआयामी सिद्धांत। विकास, संपूर्ण विकास के सिद्धांत क्या होता है, सर्वांगीण विकास से रिलेटेड है। शारीरिक विकास जैसे सब एक दूसरे से कोरिलेट है, अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा है तो उसका मानसिक विकास उसको इफेक्ट करेगा, अगर मानसिक विकास अच्छा है तो बच्चों को तो उसका शारीरिक विकास उसको इफेक्ट करेगा। शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। कॉग्निटिव, अगर बच्चे का शारीरिक विकास मान लो अच्छा नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग उसका मानसिक, उसको तनाव, संघर्ष, या मान लो उसको कोई बीमारी है उसी टेंशन से में रहेगा कि मुझे ये बीमारी है, मैं इसको ये ठीक कैसे हो। जैसे कि मान लो बुखार हो गया उस किसी को, या फिर उसको टाइफाइड हो गया तो उसके माइंड में यही चलेगा इसकी बीमारी है, फिर आगे पढ़ने में किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा। कॉग्निटिव, संज्ञान का नहीं हो पाएगा उसे, मतलब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाएगा, नॉलेज को अधिक से अधिक नॉलेज को गेन नहीं कर पाएगा, किसी समझ की भावना विकसित नहीं हो पाएगी। इसी मॉरल वैल्यू, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उसमें मॉरल वैल्यूज कहाँ से डेवलप हो पाएंगी, जब वो किसी को चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा, सीख ही नहीं पा रहा, तो मॉरल वैल्यूज भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। वो वोकेशनल डेवलपमेंट की बात करें, जब उसका फिजिकली डेवलपमेंट नहीं हो पाया, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और फिजिकली डेवलपमेंट नहीं हो पाया, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाया, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो वोकेशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि समाज, सोशल डेवलपमेंट, सहयोग की भावना, मिलजुल के रहना, समाज के अनुकूल व्यवहार करना, समाज के संग समायोजन स्थापित करना, तो ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है एक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो बच्चे के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड होता है कि हर फील्ड में बच्चे का अगर डेवलपमेंट है तो वो काफ़ी अच्छा और डेवलपमेंट माना जाता है। हम कहते हैं ये बच्चा पूर्ण रूप से विकसित है, तो जिसको हम कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि इन सब के बारे में बता दिया, जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं
क्यों पढ़ना आवश्यक है बाल विकास से एक शिक्षक को, बताइए। मैं बता रही हूँ, एक शिक्षक को ये बाल विकास पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि वो अपने मतलब जो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी रुचि, अभिरुचि, अभी क्षमता, उनकी मेंटलिटी पता चल सकेगा कि इस एज में अगर बच्चा कोई व्यवहार कर रहा है, पता चलेगा कि बच्चे की ये एज है, इस एज में इस तरह का व्यवहार करता ही है, किशोरावस्था में है, एडोलेसेंट है, ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ही चिड़चिड़ापन होता है बच्चे को, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे संघर्ष में होता है, विद्रोह करता है, लड़ाई झगड़े की भावना होती है, अपराध की प्रवृत्ति होती है, कभी कभी गलत निर्णय लेता है। तो आप उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग डील करके समझो कि इसकी एज ही है। अगर पता हमने उस बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो उसको और ज़्यादा टेंशन दे दी तो उस टेंशन से कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा। बाल्यावस्था में है, पता है एक बच्चा समूह में ज़्यादा रहता है, ग्रुप में ज़्यादा खेलता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लर्निंग करा पाएंगे। हम उसको सोच रहे हैं अकेले बैठा के पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे उस एज में बच्चा ज़्यादा ग्रुप लर्निंग करता है। तो उस स्टेज में हम उसको ग्रुप लर्निंग करा पाएंगे, समूह में ज़्यादा सिखा पाएंगे, उसको एक्टिविटी के थ्रू बाहर ज़्यादा बच्चे में कार्यशीलता, तर्क शक्ति, आर्गुमेंट कर रहा है तो उसको आर्गुमेंट के द्वारा ही, तर्क वितर्क के द्वारा ही हम उसको सिखा सकते हैं। शैशवावस्था की बात करते हैं, शैशवावस्था में अनुकरण की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, नकल करता है। तो उसको ऐसी मतलब बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है, एक मतलब ड्रामा क्रिएट करना, तो उसको वो चीज़ ड्रामा क्रिएट करके वो चीज़ सिखा दिया, अब उसी चीज़ को करने लगे तो बच्चा उसी चीज़ को आपकी कॉपी करने लगेगा, क्योंकि अनुकरण की भावना होती है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं। तो हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं। बाल क्या है? जो एक ग्रुप होता है, एज ग्रुप, 6 से 14 वर्ष तक के एज ग्रुप को बालक कहते हैं या बाल कहते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है? मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना, चेतना का अध्ययन करना, ये मनोविज्ञान है। किसके? बालक के मन का अध्ययन करना, बाल मनोविज्ञान। बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, बाल मनोविज्ञान। बालक के आत्मा का अध्ययन करना, उसकी चेतन अवस्था का अध्ययन करना, ये बाल मनोविज्ञान। एक शिक्षक होने के नाते आपको बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? अब हम महत्व की बात करें, बाल मनोविज्ञान का महत्व क्यों आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना, आपको अगर बाल मनोविज्ञान की जानकारी है तो बालक के व्यक्तित्व को एक सही दिशा में विकसित कर सकते हो। बाल मनोविज्ञान को की जानकारी है तो बालक के मन का अध्ययन करके बालक की समस्या का पता लगा के उसको उचित परामर्श, निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। अगर बाल मनोविज्ञान की जानकारी है, प्राथमिक स्तर पे प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी के अनुसार वो बच्चे का मार्गदर्शन कर सकता है, उसको निर्देशन दे सकता है, परामर्श दे सकता है, उसे अधिगम करा सकता है, पढ़ने के प्रति तत्पर कर सकता है, उसी के अनुसार वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपना सकता है, शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है। बाल मनोविज्ञान की अगर जानकारी होगी टीचर को तो वो अगर बच्चा कभी नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने के प्रति अरुचि व्यक्त कर रहा है, तो बच्चा तो टीचर को पता चल सकेगा कि हाँ ये पढ़ने के प्रति रुचि व्यक्त नहीं कर रहा, तो उसे ना पढ़ा के या फिर उसको अलग मेथड्स का यूज़ करे, अलग तरीके से पढ़ाया जाए। थॉर्नडाइक का भी सिद्धांत तत्परता का नियम, बच्चों को पहले पढ़ने के लिए तत्पर किया जाए, पढ़ाया जाए, पढ़ाने के बाद फिर हमारा आता है प्रभाव। पढ़ाया, तत्पर किया, तत्पर करेगा, उसको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद फिर हम उसको इफेक्ट देखेंगे, उस पर कैसा इफेक्ट करा, फिर उसको अभ्यास कराया जाएगा, इस तरीके से। तो बाल मनोविज्ञान के एक शिक्षक को जानकारी होगी तो वो बच्चे की समस्या को समझकर उसकी समस्या का निदान कर सकता है। बाल मनोविज्ञान की जानकारी एक शिक्षक को होगी तो वो बच्चा अगर बार बार क्लास में फेल हो रहा है या कम नंबर आ रहे हैं तो उसकी समस्या का पता लगा के उस उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण करा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और बाल मनोविज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम विकसित होता है और बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अपना अधिगम कराना चाहिए। अब मैं आपसे एंड सबसे पहले तो थैंक यू जो आप इतने देर टाइम तक अगर मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं।
मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको जितना भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैंने किसी चीज़ को गलत बता दिया हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड मुझे ये भी कमेंट करके आप बताइएगा कि अगर आपको कुछ और पढ़ना है, जैसे कि मैं तो अब स्टार्टिंग से जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सिलेबस है वो स्टार्टिंग से करा रही हूँ। मतलब पहले मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कराया, इससे रिलेटेड जो ये टॉपिक है कवर कर लिए। कल इसी से रिलेटेड मैं दूसरा कोई टॉपिक पढ़ाऊँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने की नीड ज़्यादा है। तो पहले मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगी, उसके बाद देन अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। एंड